हेलो फ्रेंड्स, हाल ही में साइंस एडवांसेस नाम की एक मैगजीन में एक रिसर्च आर्टिकल छपा है जिसका टाइटल है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन विल रिड्यूस क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन इंडिया। ये जो साइंस एडवांसेस नाम की मैगजीन है इसे अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस के द्वारा पब्लिश किया जाता है। और ये जो रिसर्च आर्टिकल है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन विल रिड्यूस क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन इंडिया, इसमें ये बताया गया है कि इंडिया में किस तरह से ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की वजह से आने वाले टाइम में क्रॉपिंग इंटेंसिटी में कमी आएगी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी में रिडक्शन देखा जाएगा। ये पूरे इंडिया में ये ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की वजह से, ग्राउंड वाटर के नीचे जाने की वजह से, कमी होने की वजह से, इस पर ये आर्टिकल बात करता है। और अगर हम देखें कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के मेंस के सिलेबस में ये कहाँ पे है, तो मेंस का जो सिलेबस होता है उसमें जो जनरल स्टडीज़ 3rd GS 3 का जो पेपर है उसमें एक टॉपिक है एनवायरनमेंट, तो ये वाला आर्टिकल उससे रिलेटेड है। तो चलिए समझते हैं इस आर्टिकल में क्या क्या कहा गया है। सबसे पहले तो इस आर्टिकल में कहा गया है कि जो अभी जो लगातार कंटिन्यूसली जो डिप्लीशन हो रहा है ग्राउंड वाटर में, जो कमी हो रही है, अगर वो जारी रहा तो उसके ट्रेंड को देखते हुए कहा गया है कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन में रिड्यूस क्रॉपिंग इंटेंसिटी बाय अप टू 20% की कमी आ सकती है क्रॉपिंग इंटेंसिटी में पूरे भारत में, पूरे इंडिया में, अक्रॉस ऑल ऑफ इंडिया। और ये कब तक कहा गया है? 2025 तक ऐसा हो सकता है। 2025 तक 20% की कमी हो सकती है, किसमें? क्रॉपिंग इंटेंसिटी में। तो पहले समझते हैं कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी होता क्या है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लीजिए कि मान लीजिए पूरे इंडिया में, या मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास टोटल जो है वो 10 एकड़ ऑफ लैंड है, 10 एकड़ की ज़मीन है, तो और उस पर वो खेती करता है, 10 एकड़ की ज़मीन पर खेती करता है। तो ये जो नेट सोन एरिया होगा वो होगा 10 एकड़, ठीक है, नेट सोन एरिया हो जाएगा 10। और जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होता है जो ऊपर लिखा हुआ है वो क्या होगा? तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होता है उस जो भी एग्रीकल्चरल जो लैंड जिस पर की खेती की जा रही है उस पर साल भर में वो कितनी बार खेती करता है। तो अगर एक बार करता है तो एक बार काउंट किया जाएगा, और अगर एक से अधिक बार काउंट करता है तो अधिक काउंट किया जाएगा। जैसे मान लें कि अगर 10 एकड़ लैंड है और उस पर वो खेती करता है 2 बार साल में, तो नेट सोन एरिया तो 10 एकड़ ही होगा, लेकिन ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या हो जाएगा? 20 एकड़। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया 20 एकड़ हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसका अब क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालें तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? 20/10 × 100, इसका मतलब क्या है? 200%। 200% ये है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। और अगर मान लें कि साल में वो 2 बार एग्रीकल्चर या खेती नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि मान लीजिए जब ग्राउंड वाटर की डिप्लीशन होगी, जब ग्राउंड वाटर नहीं होगा उपलब्ध और बहुत कम पानी होगा, पानी की कमी होगी, तो इरिगेशन उसके कारण जो इफ़ेक्ट होगा, और इरिगेशन प्रभावित होने के कारण क्या होगा कि वो कम ज़मीन पर खेती कर पाएगा, जो लैंड है उस पर कम खेती हो पाएगी। तो मान लीजिए कि दूसरा केस की नेट सोन एरिया 10 एकड़ ही रखते हैं, 10 एकड़ पे ही वो खेती कर रहा है, लेकिन अब वो 10 एकड़ पर खेती जो कर रहा है तो साल भर में वो पहली बार में, मान लीजिए कि खरीफ सीजन में उसमें वो 10 एकड़ पे पूरे एग्रीकल्चर करता है, खेती करता है, फार्मिंग करता है, और अगले सीजन में यानी रबी सीजन में वो 10 एकड़ के बदले 8 ही एकड़ पर खेती कर पा रहा है। तो 10 एकड़ पहले में खरीफ सीजन में, और रबी सीजन में मान लीजिए कि वो 8 एकड़ पर खेती किया। तो टोटल कितना हो गया ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया? 10 + 8 18। पहले केस में कितना था? 20, क्योंकि उस पर वो दोनों बार बराबर फार्मिंग कर पा रहा था। दूसरे केस में रबी सीजन में क्या हो गया? क्रॉपिंग एरिया में कमी आ गई, 10 के बदले वो 8 एकड़ पे ही कर पाया। तो मैंने बताया कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में वो जितनी बार खेती करता है उसको काउंट करते हैं, नेट सोन एरिया में एक ही बार काउंट होता है। जो टोटल एरिया है अगर 10 एकड़ उस पर वो एग्रीकल्चर कर रहा है तो एक ही बार काउंट होगा। और अगर ऐसा हुआ तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर? क्रॉपिंग इंटेंसिटी 18/10 × 100 क्या हो जाएगा? 0 कट, तो 180 हो जाएगा, 180% क्रॉपिंग इंटेंसिटी। यानी क्रॉपिंग इंटेंसिटी में कितनी कमी हो गई? 20% की कमी हो गई। पहले में 200% था, दूसरे में 180%, तो इस तरह से 20% की कमी हो गई। तो यहाँ जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी में 20% की जो रिडक्शन बताई गई है वो ये नहीं है कि पूरे इंडिया में जितना भी एग्रीकल्चरल लैंड है उसमें 20% की कमी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात की जा रही है, यानी कि जो एरिया है एग्रीकल्चरल लैंड है
उसमें क्या होगा कि एग्रीकल्चर या फार्मिंग जो है उसमें कम हो पाएगी। क्यों कम हो पाएगी? क्योंकि वाटर की स्कार्सिटी होगी, डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर की वजह से ऐसा होगा। तो ठीक है, अब ये समझ लिया हमने कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है और इसमें 20% की जो रिडक्शन है उसका मतलब क्या है एग्जैक्टली। इसके साथ साथ कहा गया है इस रिसर्च में कि कुछ जो विलेजेज हैं पूरे इंडिया में, लगभग 13% ऑफ जो विलेजेज जो हैं वहाँ पर क्या है कि वो बहुत ही डिप्लीटेड, क्रिटिकली डिप्लीटेड रीजन में है। क्रिटिकली डिप्लीटेड रीजन क्या होता है आगे समझेंगे। 30% जो विलेज हैं वो बहुत ही क्रिटिकली डिप्लीटेड रीजन है और वहाँ वो जो विलेज हैं वहाँ पर जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है उसका 68% जो है वो कम हो सकता है। वो क्या होता है, 68% की कमी हो सकती है। यानी पूरे इंडिया में तो ये 20% की कमी होगी, लेकिन जो 13% विलेज हैं क्रिटिकली डिप्लीटेड रीजन में वहाँ पर 68% की कमी हो सकती है क्रॉप्ड एरिया में, अगर ये सारे ग्राउंड वाटर के इरिगेशन अगर ख़त्म हो जाते हैं तो। इसके बाद और नेशनल विंटर क्रॉप्ड एरिया जो है, विंटर क्रॉप्ड एरिया जो रबी सीजन में जो खेती होती है उसमें कितनी की कमी होगी? 20% की कमी। ठीक है, 20% की कमी होगी अगर ये ग्राउंड वाटर ख़त्म होगा तो। और ये ज़्यादातर, एक बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये ज़्यादातर किस एरिया में होगा पूरे इंडिया की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया। नॉर्थ वेस्ट यानी आपका जो पंजाब हरियाणा वाला एरिया है उस एरिया में, और साथ साथ सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश और इसके आसपास जो स्टेट्स हैं वहाँ पर। तो ये जो 20% की कमी होगी इसमें ज़्यादातर जो हिस्सा होगा वो नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया का एरिया होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर की कमी जो हो रही है वो इन्हीं एरिया में हो रही है। इनमें भी सबसे ज़्यादा नॉर्थ वेस्ट में, पंजाब हरियाणा का, क्योंकि आप जानते हैं कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था इंडिया में तो उसमें सबसे ज़्यादा इसी एरिया में जो है इसको जो है बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर किया गया था, और जो नई टेक्नोलॉजी आई थी उसमें वाटर का बहुत ज़्यादा, ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा यूज किया गया था नॉर्थ वेस्ट एरिया में ही, ज़्यादातर पंजाब के आसपास के एरिया में। तो ये होगा। इसके साथ साथ अब ये देखते हैं कि ये जो क्रिटिकली डिप्लीटेड रीजन है इसका क्या मतलब है। तो क्रिटिकली डिप्लीटेड रीजन का मतलब होता है कि ऐसा एरिया जहाँ पर कि लॉन्ग टर्म डिक्लाइन हो रहा है ग्राउंड वाटर में, यानी काफ़ी टाइम से जो है ग्राउंड वाटर की कमी हो रही है और ग्राउंड वाटर का डेप्थ जो है वो गहराई जो है वो नीचे जाते जा रहा है, उसका लेवल बहुत नीचे जा रहा है और पानी की कमी हो रही है। साथ साथ इसमें कहा गया है कि आर एक्सपेक्टेड टू फेस द हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर स्ट्रेस इन 2025, यानी कि 2025 में यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है इन एरियाज में, जिसको कि क्रिटिकली डिप्लीटेड रीजन कहा गया है। और ये जो डेफिनेशन है या ये जो इसका जो इसके बारे में जो कहा जाता है, ये किसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है उसके हिसाब से क्रिटिकली डिप्लीटेड रीजन का ये डेफिनेशन है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है वो क्या है? इंडिया का नेशनल गवर्नमेंट एजेंसी है डेट मॉनिटर्स ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर को मॉनिटर करने के लिए जो इंडिया का सबसे एपेक्स बॉडी है, जो सबसे टॉप का जो बॉडी है, सबसे टॉप का जो इंस्टीट्यूट है, संस्था है, वो है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बॉडी। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, अगर बात करें ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जो नई मिनिस्ट्री बनी थी अभी 2019 में, जो नई मोदी गवर्नमेंट आई थी, एनडीए गवर्नमेंट, उसमें जो नई मिनिस्ट्री बनाई गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, उसके अंडर में आता है ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को किन दो मिनिस्ट्री को मर्ज करके बनाया गया था? तो दो मिनिस्ट्री को मर्ज करके बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, और इसके साथ साथ एक जो मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। इन दोनों को मर्ज करके 2019 में ये नया जो है बनाया गया था, नया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जिसके जो मिनिस्टर है कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। तो उसके अंडर में ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड आता है, और यही जो है इंडिया का सबसे एपेक्स बॉडी है किस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए? ग्राउंड वाटर को मॉनिटर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं कि इसमें रिसर्च में ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के क्या क्या फैक्टर्स बताए गए हैं, क्या क्या कारण बताए गए हैं। तो सबसे पहला तो फैक्टर यही है, हाई रेट्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी बहुत ज़्यादा जो एक्सट्रैक्ट किया गया है, ग्राउंड वाटर को निकाला गया है उसकी वजह से। और किस एरिया में? सबसे ज़्यादा तो नॉर्थ वेस्ट में। तो नॉर्थ वेस्ट में और उसके साथ साथ साउथ जो एरिया है उसको भी कहा गया है कि वहाँ पर भी क्रिटिकली लो ग्राउंड वाटर 2025 तक हो सकते हैं। ज़्यादातर तो नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में, और उसके बाद साउथ इंडिया में भी प्रेडिक्ट किया गया है कि वहाँ पर भी क्रिटिकली लो ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी हो सकता है 2025 तक। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक और फैक्टर बताया गया है कि जो पिछले कुछ सालों में, लगभग 40-50 सालों में, जो इंडिया का जो फूड प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा है,
उसके पीछे का जो रीज़न है वो ये बताया गया है कि ये ड्रिवन बाय द एक्सपेंशन ऑफ ट्यूब वेल्स, यानी ट्यूब वेल्स का बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ है, बहुत ज़्यादा ट्यूब वेल्स लगाए गए हैं, जो बोरिंग की जाती है वो बहुत ज़्यादा की गई है, और उसकी वजह से वो जो है सबसे प्राइमरी ड्राइवर ऑफ इंडियाज इम्प्रेसिव फूड प्रोडक्शन है, यानी इंडिया के फूड प्रोडक्शन के बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न वही है। और इसके साथ साथ कहा गया है कि इसी ने जो इंडिया को हेल्प किया है लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ग्राउंड वाटर बनाने में। इंडिया अभी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूज करने वाला देश है। इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ग्राउंड वाटर है पूरी दुनिया में। ये इसीलिए हुआ है क्योंकि इंडिया को फूड प्रोडक्शन बढ़ाना था, ग्रीन रेवोल्यूशन लाना था, और उस वक्त जो है हमारे पास यही एक ऑप्शन सबसे बढ़िया लगा कि ट्यूबवेल का जो है उसका यूज किया जाए, और बहुत सारे ट्यूबवेल्स लगाए गए, बोरिंग की गई बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से इंडिया लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर का कंज्यूमर हो गया। और उसका नुकसान तो हम देख ही रहे हैं कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, और इसकी वजह से सीवियर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो गया है पूरे कंट्री में, कुछ हिस्सों में ज़्यादा और कुछ में कम, लेकिन हुआ है ये हर जगह। अब देखें कि इंडिया का जो ये ग्राउंड वाटर का और इरिगेशन का क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है इंडिया में। तो इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ग्राउंड वाटर, मैंने बताया पहले ही। और साथ में क्या कहा गया है इस रिसर्च में कि ग्राउंड वाटर प्रोवाइड्स 60% ऑफ द नेशंस इरिगेशन सप्लाई। तो पूरे इंडिया में जो इरिगेशन होता है उसका 60% जो है वो ग्राउंड वाटर के कारण होता है। ग्राउंड वाटर जो है वही हमें 60% वाटर प्रोवाइड कराता है। इसके बाद ग्राउंड वाटर इज क्रिटिकल रिसोर्स फॉर फूड सिक्योरिटी, जो कि 40% पूरी वर्ल्ड का जो इरिगेशन होता है वो ग्राउंड वाटर से होता है। इंडिया में जितना भी इरिगेशन हो रहा है, सिंचाई होती है, उसमें से 60% ग्राउंड वाटर से, और वर्ल्ड में 40%, पूरे वर्ल्ड का 40% इरिगेशन जो है वो ग्राउंड वाटर की वजह से होता है। और आप जानते हैं कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है हमारी पॉपुलेशन वो इसी पर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पर। उनका प्राइमरी जो लाइवलीहुड है सबसे पहला वो यही है, एग्रीकल्चर के ही फील्ड में वो लोग काम करते हैं ज़्यादातर लोग भारत में। इसके बाद इंडिया जो है वो लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर वर्ल्ड वाइड जो कंट्री है उनमें से एक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स। और इंडिया में टोटल जो है वो 600 मिलियन से भी ज़्यादा फार्मर्स हैं। 600 मिलियन यानी 60 करोड़ हो गए ना, 60 करोड़, तो 60 करोड़ से भी ज़्यादा फार्मर्स हैं इंडिया में। और अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें पॉपुलेशन में, तो पूरे वर्ल्ड का 8% होता है ये। हमारे इंडिया में पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है उसमें से 8% लोग हमारे भारत में जो है वो फार्मर हैं। और साथ साथ जो इंडिया है वो 10% ऑफ ग्लोबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी करता है। पूरे वर्ल्ड का जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसमें से 10% इंडिया करता है। और साथ साथ सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट और राइस है, वीट और राइस का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया में 20% जो घर हैं, हाउस होल्ड्स हैं, उसमें जो हाउस होल्ड की कैलोरी होती है, यानी जो हमारे यहाँ पे जो फूड होता है, तो वीट ही 20% फूड प्रोवाइड करता है हमारे कंट्री में। जो भी हम लोग खाते हैं उसमें से 20% जो होता है वीट होता है इंडिया के घरों में, इंडियन हाउस होल्ड्स में। अब इंडिया में जो इरिगेशन पैटर्न है वो 3 तरह के पैटर्न है। एक तो डग वेल्स हैं। इंडिया 3 मेन इरिगेशन टाइप्स ऑन विंटर क्रॉप्ड एरिया के लिए, खरीफ सीजन के लिए नहीं, रबी के लिए ज़्यादातर ये, क्योंकि उसमें तो जो रेन वाटर है वो भी आ जाएगा। खरीफ में बारिश होती है उस वक्त तो, लेकिन विंटर में तो बारिश होती नहीं है। तो विंटर क्रॉप्ड एरिया जो भी होते हैं, विंटर क्रॉप्ड जो एरिया है उसमें इरिगेशन 3 तरह से होता है मुख्यतः। एक तो डग वेल है, डग वेल यानी कि जो कुआं होता है जिसकी जो डेप्थ होती है वो 30 मीटर से कम होती है, डेप्थ 30 मीटर से कम होती है डग वेल में। और जो कुआं है उसके अलावा एक तो ट्यूबवेल हो गया। दूसरा ट्यूबवेल जो है वो जो बोरिंग की जाती है ड्रिल करके, जो बहुत गहराई में, ये 30 मीटर से भी ज़्यादा गहराई होती है इसकी आमतौर पर। और जो तीसरा मेथड है वो है कैनाल का, जो नहर होता है, नहर जो कनाल जो रिवर वगैरह से निकाल के बनाते हैं ज्वाइन करके, तो कनाल जो है वो तीसरा मेथड है इरिगेशन का। जिसमें से कि जो इंडिया में नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ट्यूबवेल का ज़्यादा यूज होता है। पंजाब हरियाणा इन सब एरिया में ज़्यादातर ट्यूबवेल का यूज होता है, वहाँ पर कनाल की कमी है, कनाल वहाँ पे बहुत नहीं है। और अगर साउथ इंडिया देखें तो साउथ इंडिया में कनाल इरिगेशन जो है वो प्राइमरी इरिगेशन है, या वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है वहाँ पर। साउथ इंडिया में कनाल से ज़्यादा होती है इरिगेशन, और नॉर्थ वेस्ट में ट्यूबवेल से ज़्यादा होती है। इसके बाद देखें कि कनाल इरिगेशन जो है, यानी जो नहर है, उसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं।
इस रिसर्च में कुछ लिमिटेशंस बताई गई है कि अगर हम बहुत सारे कनाल बना दें, बहुत सारे नहर बना दें, तो भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। वाटर जो डिप्लीट हो रहा है ग्राउंड वाटर, उसको वो कवर नहीं कर पाएगा। कैसे नहीं कर पाएगा, इसकी कुछ लिमिटेशंस क्या है कैनाल इरिगेशन की, वो देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि स्विचिंग टू कैनाल इरिगेशन हैज़ लिमिटेड एडेप्टेशन पोटेंशियल एट द नेशनल स्केल। पूरे इंडिया में ये कैनाल इरिगेशन काम नहीं करने वाला है। ये क्यों नहीं करने वाला है? स्टडी ने फाइंड किया है इसमें कि अगर इफ़ ऑल रीजन्स दैट आर करेंटली यूजिंग डिप्लीटेड ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन, अगर उन सबों को जितना जहाँ पर भी ग्राउंड वाटर में डिप्लीशन हो रही है, अगर सब जगहों पर क्या करें, कैनाल इरिगेशन शुरू कर दें, वहाँ पर नहर बना दें और नहर से इरिगेशन करने लगे, तो भी क्रॉपिंग इंटेंसिटी में डिक्लाइन बाय 7%। फिर भी क्रॉपिंग इंटेंसिटी में 7% की डिक्लाइनेशन तो होना ही है। 7% तो कमी होगी ही। अब वैसे तो 20% होगी, लेकिन अगर कैनाल से करें सारा कुछ, हर जगह कैनाल से रिप्लेस कर दें, तो भी 7% की कमी होगी पूरे इंडिया में। और जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड या क्रिटिकली जो डिप्लीटेड रीजन है, वहाँ पर 20% की कमी होगी। तो मतलब कि कैनाल इरिगेशन के बावजूद भी कमी होगी, डिक्लाइन होगा। तो वो अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है, पूरी तरह से उससे सॉल्व नहीं होने वाला ये प्रॉब्लम। इसके बाद कहा गया है कि ग्राउंड वाटर में लीड टू ए मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इरिगेशन अक्रॉस विलेजेस दैन कैनाल्स। यानी कि अगर ग्राउंड वाटर की जो व्यवस्था है अगर वो रहेगी, तो उससे ज़्यादा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वो हर किसान तक जो है, वो जो हर खेत तक है पानी, वो प्रॉपर मात्रा में पहुंचेगी ग्राउंड वाटर की वजह से, न कि कैनाल की वजह से। कैनाल के साथ ये दिक्कत है कि ये दिक्कत है क्रिएशन ऑफ वेल्स इज मोर डिसेंट्रलाइज्ड देन लार्ज स्केल कैनाल प्रोजेक्ट्स। तो वेल जो है, कुआं जो है, वो तो हर जगह पे लगाया जा सकता है। कुआं क्रिएशन वो डिसेंट्रलाइज्ड है, उसके लिए कोई नेशनल ऐसा कुछ प्रोजेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो कैनाल है, कैनाल के लिए तो जो रिवर होते हैं, वो एक जगह तो रिवर बहती नहीं है। रिवर जो है कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स, कभी कभी कई स्टेट्स में जिससे पास करती है, तो बहुत तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको सॉल्व करना होता है। तो ये एक तरह से सेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट होता है। और जबकि क्रिएशन ऑफ वेल क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड है। वो आप एक डिस्ट्रिक्ट में भी, छोटे से डिस्ट्रिक्ट में भी लगा सकते हैं, वहाँ पर भी एक कोई प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे वेल्स लगाए जाएँ और ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। साथ साथ जो होता है, फार्म्स लोकेटेड डाउन स्ट्रीम ऑफ स्टोरेज रिजर्वेयर्स विद इन ए कैनाल नेटवर्क रिसीव लेस वाटर। यानी कि कैनाल जो है, मान लीजिए नहर बना दें, और नहर जो है वो जब जाएगी, तो जैसे जहाँ से वो स्टार्ट होती है वहाँ पर तो पानी ठीक अवेलेबल होता है, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर की तरफ जाएगी, तो जैसे जैसे वो इनर एरिया में जाता है, वहाँ पर क्या होता है, पानी की कमी होना शुरू हो जाती है। पानी में धीरे धीरे पानी घटना शुरू हो जाता है, और हर जगह पर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर नहीं मिल पाता है कैनाल में। ये भी कैनाल के साथ दिक्कत है। यहाँ लिखा हुआ है, कैनाल में दी वायबल फॉर्म ऑफ इरिगेशन टू दोज लिविंग नियर कैनाल। जो कैनाल के आसपास रहते हैं उनको तो फ़ायदा है, लेकिन कैनाल से दूर रहने वालों को, जो विलेज में रहते हैं, जो दूर रहते हैं, उनके पास जो है वो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उनको पानी प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाएगा। साथ साथ और कैनाल के आसपास जो लोग रहते हैं वहाँ पर तो ये एग्रीकल्चर हो सकता है, लेकिन कैनाल से दूर वालों के पास तो फिर पानी नहीं मिल पाएगा, तो उनको ये नेगेटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ सकता है, उनकी खेती जो है वो बिगड़ सकती है। इसके बाद जो कनाल जो है, कनाल के पास एक पोटेंशियल है कि वो टू एडिक्वेटली सर्व एज ए सब्स्टिट्यूट इरिगेशन सोर्स इन साउथ इंडिया, कि वो साउथ इंडिया में तो प्रॉपर काम कर सकती है। साउथ इंडिया में कैनाल इरिगेशन अच्छे से काम कर सकता है, लेकिन अब साउथ इंडिया में दिक्कत ये है कि साउथ इंडिया में ये जो विंटर क्रॉप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते नहीं हैं। साउथ इंडिया प्रोड्यूसेस ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ नेशंस विंटर क्रॉप, बहुत कम विंटर क्रॉप, जैसे वीट जो है वो वहाँ पे कम होता है विंटर क्रॉप अगर बात करें तो लेकिन ये चूँकि कम होता है, तो पूरे इंडिया का जो प्रोडक्शन है उसको वो कवर नहीं कर पाएगा। तो इंडिया में जो मान लीजिए नॉर्थ वेस्ट में जितनी कमी होगी, अगर उसको हम बैलेंस करना चाहें तो साउथ इंडिया के प्रोडक्शन से बैलेंस नहीं कर सकते हैं। तो कैनाल तो प्रॉपर काम करेगा साउथ इंडिया में, लेकिन वहाँ पर जो खेती होगी विंटर क्रॉप की, वो इतनी नहीं होगी कि वो पूरे इंडिया को जो जितनी सप्लाई होनी चाहिए उतनी वो कर पाए। इसके बाद और एक बात कही गई कि लार्ज रिडक्शंस इन नेशनल वीट प्रोडक्शन होगा अगर फार्मर क्या करेंगे, ग्राउंड वाटर के बदले कैनाल इरिगेशन की तरफ भविष्य में जाएंगे। तो वीट में सबसे ज़्यादा जो इसका इफेक्ट होगा वो वीट पर ही होगा। अब देखें कि कुछ जो एडेप्टेशन या पॉलिसी स्ट्रेटेजीज क्या हो सकती है, क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है। तो पहली तो ये की जा सकती है कि जो पॉलिसीज दैट रिड्यूस द डिमांड फॉर ग्राउंड वाटर, कि ग्राउंड वाटर की डिमांड को कम की जाए। ये कैसे हो सकता है, स्विचिंग टू लेस वाटर इंटेंसिव सीरियल्स, यानी कि ऐसे सीरियल्स, ऐसे अनाज की तरफ हम लोग स्विच करें जो कि लेस वाटर इंटेंसिव है, जिसमें कि पानी की कम ज़रूरत होती है।
जिसकी खेती करने में पानी की आवश्यकता कम हो, उसकी तरफ हम लोग अगर कदम बढ़ाएं तो वो हेल्पफुल हो सकता है। ये क्या करेगा, रिड्यूस कर सकता है प्रेशर्स ऑन एग्जिस्टिंग वाटर रिजर्व्स। अभी जितना भी वाटर रिजर्व है उस पर जो प्रेशर है उसको उसमें कमी ला सकता है। तो लेस वाटर इंटेंसिव सीरियल्स की जो है खेती की जा सकती है, जैसे कि वीट और राइस के बदले जो है हम लोग मिलेट्स की तरफ जा सकते हैं। मिलेट्स में जो मिलेट्स के साथ पल्स, ये सब चीज़ों पे जा सकते हैं। मिलेट्स यानी जो बाजरा जो होता है इंडिया में। और अगर आप देखें कि यूनाइटेड नेशंस ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो है वो अनाउंस किया है। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट यूनाइटेड नेशन ने ये अनाउंस किया है। और इसको जो प्रपोज किया गया था वो इंडिया की तरफ से, स्पॉन्सर जो है वो इंडिया ही किया था, इंडिया की तरफ से ही किया गया था, जिसको कि यूनाइटेड नेशन में यूनानिमसली मान लिया गया। सभी कंट्री ने 193 जो मेंबर्स हैं सबों ने माना और 2023 अब इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा। तो हम लोग मिलेट्स की तरफ मूव कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। वीट और राइस की खेती के बदले उन पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। साथ साथ क्या हो सकता है, हम लोग फील्ड लेवल वाटर यूज एफिशिएंसी हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी जो होते हैं उन पर हम लोग ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर जो होता है और जो ड्रिप इरिगेशन होता है उन दोनों इरिगेशन की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। इसके बाद ये क्या करेगा, लिमिटेड ग्राउंड वाटर रिसोर्स, जितना पानी है ग्राउंड वाटर उसमें ही क्या करेगा, एग्रीकल्चर को, फार्मिंग को सस्टेन कर पाएगा, ठीक से फार्मिंग हो पाएगी उसकी वजह से। इसके बाद और भी कुछ पॉलिसीज जो है जो कि इफ़िशियंसी ऑफ कनाल को टारगेट करें, यानी अभी जो कनाल है उन कनाल्स की इफ़िशियंसी को और बढ़ाए ताकि कनाल जो है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट कर पाए पानी को जहाँ भी वो जा रहा है और डिस्प्यूट्स बहुत कम हो। इन सब चीज़ों पर ध्यान देने से हो सकता है कि हम लोग भविष्य में इस प्रॉब्लम को कुछ हद तक ठीक कर पाएँ, दूर कर पाएँ। तो ये था ये आर्टिकल, इस आर्टिकल में ये सब कुछ लिखा हुआ है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।